नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवंती फीड्स में हमें क्या करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस पे क्या खरीद सकते हैं, जुलाई अगस्त में क्या हो सकता है। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पर हमें दो लेवल्स नजर आते हैं। एक है 520 का रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, जैसे ये टूट गया तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब भी आप देख सकते हैं यही से हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आया। सपोर्ट के बारे में बात करें, 410 के आसपास का सपोर्ट है, पहले भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब हमें ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ये स्टॉक हवा में चल रहा है, ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर है ना ही सपोर्ट के आसपास है, तो अभी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। जुलाई अगस्त के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। एक बार परफेक्ट एंट्री मिल जाए उसके बाद खरीद सकते हैं। या तो ये सपोर्ट के आसपास आ जाए जो कि 410 का लेवल है, तो वहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, या फिर 520 के ऊपर चला जाए तो हम यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट में RSI डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो क्या यहां पर हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। सबसे पहले निफ्टी 50 का मंथली चार्ट ही देख लेते हैं। एक शानदार रैली देखने को मिली, उसके बाद एक चैनल में हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब भी इसके 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इनफैक्ट इसको टच भी नहीं किया है। मंथली RSI 67.54 है, भले ही ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जब तक मंथली RSI किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का 60 के ऊपर का चल रहा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही चार्ट है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक तो ये 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया है। यहां पर ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और मंथली चार्ट पे देखिए कोई भयानक कैंडल भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर ऑफ कोर्स ये थोड़ी बड़ी कैंडल है, लेकिन इतना भी यहां पर क्रैश वाला संकेत अभी तक दिखाई नजर नहीं आता है। डेली चार्ट पे ऑफ कोर्स क्रैश वाली सिचुएशन देखने को मिली है, भयंकर गिरावट देखने को मिली, लेकिन हम बड़ा पिक्चर देखते हैं, मंथली पिक्चर देखते हैं, तो अब भी ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। टाइम करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, और जनरली ये अच्छा रहता है, क्योंकि इतनी रैली के बाद अगर ये टाइम करेक्शन करता है तो उसके बाद ब्रेकडाउन बहुत रेयरली होता है। इसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि यहां से ऊपर चला जाएगा, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और निफ्टी 50 कंटिन्यूसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें समय लग सकता है, शायद 2-3 महीने का टाइम करेक्शन और देखने को मिले, 2-3 महीने शायद और ये यहाँ पर ऐसे ही कैंडल्स बनाते रहे, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है, ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। आप आज का डेटा देख सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेम ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, एक बड़ी रैली है, उसके बाद ऐसा कर रहा है, तो उसके बाद एक रैली के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। डिक्सन आपने 5000 पे खरीदा है, तो अभी एवरेज करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए और बाय बाय कह देना चाहिए। तो चार्ट पे देखते हैं, चार्ट फिलहाल 4000 का सपोर्ट दिखा रहा है, और इसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 4600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अभी मत बेचिए, चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3950 के आसपास, या फिर 3900 का भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और टेम्पररीली इसे बाय बाय कह सकते हैं। बाकी बाद में मौका मिलेगा तो हम खरीद सकते हैं। Will you also start bond and US stock investing? Any tips like which platform to use, which stock stacks? तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए, यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट ने डायरेक्टली कभी शुरू नहीं किया है, अभी तक तो शुरू नहीं किया है। यूएस स्टॉक्स में मैं निवेश करता हूँ, लेकिन वो ETF के द्वारा, अब तक मैं म्यूचुअल फंड के द्वारा कर रहा था, अभी यहाँ पर जो नैस्डैक का ETF है उसके द्वारा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा मानना है कि यहाँ पर इंडियन इक्विटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस मार्केट को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते भी हैं, तो यहीं पर निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये ऑफकोर्स मेरा पर्सनल चॉइस है, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। What is the exit level of Bandhan Bank? I hold at 310 rupees for more than 2 years. आपका व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू था। तो चार्ट पे अगर बात करें, टेक्निकली अगर बात करें, तो ये करेक्ट टाइम है बेचने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। 330 से करके 350 के जोन में कई बार ये स्टॉक गया, और कई बार यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूअसली ये स्टॉक आपको इस लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया है। तो बेचना चाहते हैं तो अभी बेचने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने एग्जिट लेवल पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा प्राइस है, रेजिस्टेंस पे चल रहा है, एग्जिट कर सकते हैं। आपके पास इन्फोसिस के कुछ शेयर्स हैं, 1200 के प्राइस पे शेयर्स हैं। आप यहां से शिफ्ट होना चाहते हैं हाई ग्रोथ IT स्टॉक में, जैसे कि टाटा एलेक्सी हो गया, LTI हो गया, LTTS हो गया, तो क्या यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए 1600 पे और इन स्टॉक्स में एंटर होना चाहिए? तो क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है? तो सबसे पहली बात कि यहां पर जो टाटा एलेक्सी है,
अगर आप वहाँ पर एंटर होना चाहते हैं, LTI LTTS में एंटर होना चाहते हैं, तो इन्फोसिस से भी महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में आप जा रहे हैं। ग्रोथ है, लेकिन बहुत सी ग्रोथ वहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, स्पेशली टाटा एलेक्सी में। ये जो LTI और LTTS है वहाँ पर तो फिर भी गिरावट हो चुकी है, लेकिन टाटा एलेक्सी में अभी तक कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो वो तो मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पर मन बना लिया है कि आप एग्जिट करके हाई ग्रोथ में जाना चाहते हैं, तो इन्फोसिस को बेचकर, पार्शियली बेचकर LTTS में फिलहाल मुझे यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो बना दिया है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास चल रहा है, थोड़ी बहुत वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ग्लैंड फार्मा के बाइंग लेवल्स क्या हैं? तो ग्लैंड फार्मा में 3000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया था और यहाँ पर ये 3100 के आसपास ही बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल इसका जो बाइंग प्राइस है 3000 से करके 3100 के आसपास का चार्ट पर दिखाई पड़ता है। कैन यू ब्रीफ अस रिगार्डिंग SLBM इट्स रिस्क दैट आर नॉट ऑब्वियस? तो SLBM क्या होता है? SLBM होता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोविंग। तो यहाँ पर ऐसे हम लेंडिंग भी कर सकते हैं और बोरोविंग भी कर सकते हैं। हमारे पास जो डिमैट अकाउंट में स्टॉक्स होते हैं उससे हम ब्याज पे दे सकते हैं, कुछ उसकी फीस चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर हम बोरो करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, FNO में पोजीशंस बनाई जाती है, उसके बाद डिलीवरी देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है में तो चलिए प्रॉब्लम नहीं होता है। जब देनी पड़ती है, हमारे पास अगर स्टॉक्स नहीं होते तो बोरो करके देना पड़ता है, या फिर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्यूचर्स जो है डिस्काउंट पे चल रहा है और स्टॉक का प्राइस ऊपर चल रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसीलिए कई लोग यहाँ पर स्टॉक्स बोरो करते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स लेंडर्स तो तैयार ही है, उनको तो पैसे चाहिए, तो यहाँ पर लेंडर्स होते हैं। इसमें एक्चुअली कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है पूरा इस प्रकार से बना है कि लेंडर्स को कोई बड़ा रिस्क यहाँ पर नहीं रहेगा। एक आध रिस्क ये रहता है कि जब भी बोरोवर्स एक मार्जिन देते हैं ये स्टॉक्स को बोरो करने के लिए, तो मार्जिन 125% के आसपास होता है। एक बार वो मार्जिन देना पड़ता है और वापस जो बाकी का 100% है वो वापस मिल जाता है, तो 25% का मार्जिन रह जाता है। तो कई बार क्या होता है, अगर वो बोरोवर रहता है, वो स्टॉक्स को फिर खरीद लेता है मार्जिन से, तो आपको जो सेल हो जाएगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देखने को मिल सकता है। ये एक रिस्क है, बाकी इसमें आपके शेयर्स चले जाएंगे, ऐसा कोई यहाँ पर आपको रिस्क दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं। योर व्यूज़ ऑन एस्ट्रल, क्या ये 1900 के लेवल पे फिर से गिर सकता है? और लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्रल अच्छा है या फिर प्रिंस पाइप अच्छा है? तो देखिए, एस्ट्रल और प्रिंस पाइप में डिफरेंस ये कि एस्ट्रल ने ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। ऑफ कोर्स प्रिंस पाइप भी वेल एस्टैब्लिश्ड है और पुरानी कंपनी है, काफ़ी पुरानी, ब्रांड भी इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन एस्ट्रल में आपको अधेसिव्स भी नजर आता है, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ वो अधेसिव्स में भी काम करता है, तो वैल्यूएशन उसका आपको थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत सेफ साइड जाना चाहते हैं तो उसके साथ जा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ वाला चाहिए तो आप यहाँ पर प्रिंस पाइप के साथ रहने के बारे में सोच सकते हैं, उसका वैल्यूएशन भी आपको कंपेरेटिवली सस्ता मिलेगा। PI इंडस्ट्री में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या एस्ट्रल यहाँ पर 1900 पे गिर सकता है? तो यहाँ पर देखिए, एस्ट्रल 1900 का लेवल, तो सबसे पहले तो 2000 का लेवल अभी एक सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगा। अभी तो इसका 2200 का रेजिस्टेंस है, 2000 का सपोर्ट है, तो जब तक इस रेंज में है तब तक यहाँ पर हम 1900 का वेट नहीं कर सकते। 2000 के नीचे जाता है तो 1900 का लेवल देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट 1800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। PI इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो PI इंडस्ट्री में जो एंट्री लेवल रहेगा, फिलहाल आप देख पाएंगे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो लोअर साइड है 2700 के आसपास, यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। HDFC AMC और HDFC लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? HDFC AMC में 2500 पे आपने खरीदा है, तो HDFC AMC से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो ये फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 500 का लेवल। देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल 550 के आसपास था, लेकिन अब गिरावट देखने को मिली है। अभी ये 500 का लेवल होल्ड करना चाहिए, इसके नीचे जाता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, लेकिन एवरेज करना चाहते हैं तो टेक्निकली थोड़ा बहुत ये स्ट्रांग हो जाए उसके बाद खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिले, 600 के ऊपर जाए, तब आप यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं।
एस्ट्रल हमने 1900 पे खरीदा है, अभी आप प्रॉफिट में है। चार्ट पर आपको गैप नजर आता है, तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हैं तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। बजाज फिनसर्व में गिरावट हो रही है, तो क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए? बजाज फिनसर्व में आप देख सकते हैं फिलहाल एक चैनल में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जैसे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, बस उसी प्रकार से ये भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो लोअर साइड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको 13,000 के आसपास मिल सकती है, वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा प्राइस है, ऑफकोर्स नीचे का प्राइस है अभी 15,500 चल रहा है, वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कंडीशन बनी हुई है मार्केट की, बजाज फिनसर्व की, और रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, तो मैं तो आपको यही कहूंगा रिजल्ट्स का वेट कीजिए, शायद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में रिजल्ट के बाद हमें गिरावट ही देखने को मिली है। एम्फसिस एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? और गोल्डियम इंटरनेशनल और सुदर्शन केमिकल क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क वाले स्टॉक हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनीज हैं। अब एम्फसिस के बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 2900 के आसपास, कई बार यहाँ से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया, तो ये अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत वीक हो चुका है। खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए, भले ही आप लॉन्ग टर्म है। उसका रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न ये है कि स्टॉक ने ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद ये स्टॉक हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, एक बेस बनाया है। तो अगर ये बेस टूट जाता है तो उसके बाद एक लंबा समय ऐसा हो सकता है कि स्टॉक शायद नीचे भी चला जाए, यहाँ से 20-25% की गिरावट भी हो सकती है, या फिर आपको एक बड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। SBI कार्ड, HCL टेक्नोलॉजीज और इंडिया मार्ट में क्या करना चाहिए? SBI कार्ड फिलहाल 899 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ उसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो सकते हैं। अगर 700 के आसपास आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो अभी देखा जाए तो अभी तो ये हवा में ट्रेड कर रहा है, अभी कुछ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 800 के आसपास एक छोटा सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा कामकाज हम करने के बारे में नहीं सोच सकते। एक अच्छे लेवल पे आता है, या तो इसके ऊपर जाता है तब काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसके आसपास आता है तब काम करने के बारे में सोच सकते हैं। HCL टेक के बारे में बात करें तो एक अच्छे लेवल पे दिखाई पड़ता है, 1065 पहले भी यहाँ से रिटर्न होता हुआ नजर आया। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट आपके सामने, स्टॉक ये भी अच्छा है। कई बार मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। शायद यहाँ पर कोई जब मान नहीं रहा था कि ये स्टॉक 7,000 से 5,000 आएगा, तब हमने आपको बताया था कि ये 7,000 से 5,000 आ सकता है। गिरावट देखने को मिली, टेक्निकल असाइड, लेकिन फंडामेंटली कंपनी एक्चुअली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसे आप वॉच लिस्ट पर जरूर रखिए, ट्रैक कीजिए कंपनी को। टेक्निकली अगर बात करें, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली जब तक ये 5500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश नहीं होना चाहिए, और 4000 के नीचे नहीं जाता है तब तक ज़्यादा बियरिश नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड इसका बियरिश ही चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये हमें रेंज में दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों लेवल्स के हिसाब से काम करना ज़रूरी हो जाता है। अडानी पोर्ट में मीडियम टर्म के लिए व्यू क्या है? अडानी पोर्ट में आप देख सकते हैं फिलहाल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रैली आई है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करना है। बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए ये रहेगा कि इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले, ये 800 तक आता हुआ नजर आए, थोड़ा और नीचे चला जाएगा, 790 780 चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वापस रिकवरी देखने को मिले, यहाँ पर थोड़ा ट्रेड करे, कॉन्सोलिडेट करे, उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा तब आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहेगा काफ़ी हाई रहेगा, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर पाएंगे। फार्मा सेक्टर में आपके पास डिविस लैब, लॉरस लैब, डॉक्टर लाल पैथलैब, ग्लैंड फार्मा है। दो स्टॉक आप रखना चाहते हैं, कौन से दो स्टॉक रखने चाहिए, कौन से में निकलना चाहिए? तो ये देखिए, सारी कंपनीज थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस नज़र आती है, एकदम सेम कंपनीज नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डायग्नोस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो लाल पैथलैब में से निवेश यहाँ पर हटा सकते हैं, इस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको छोटी कंपनीज में निवेश नहीं करना है, लॉरस लैब को निकाल सकते हैं और डिविस और ग्लैंड फार्मा को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जिट कौन से लेवल पे करना है? तो हमेशा यहाँ पर जो एग्जिट करना है वन टाइम नहीं करना है, वन टाइम स्टॉप लॉस में करना चाहिए कि अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वन टाइम सारा एग्जिट कर दिया। लेकिन अगर हम बेचने के बारे में सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से ग्रेजुअली एग्जिट करना है तो सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक 5-6% ऊपर जाता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बेच सकते हैं और 3-4 बार में पूरी क्वांटिटी आप साफ कर सकते हैं। HDFC, AMC, ICICI, GI में क्या करना चाहिए? HDFC, AMC पे तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ICICI जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें, इसके लिए 1200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख पाएंगे यहीं से एक बाउंस देखने को मिला, फिलहाल भी यहीं से एक बाउंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी तो क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी ये मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस के भी नीचे चल रहा है,
और सपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, सपोर्ट के आसपास मिलता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1250 के आसपास, 1200 के आसपास एक बार खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1450 के आसपास का लेवल है तो खरीदारी कर सकते हैं। सर 10 ईयर्स के लिए होल्ड करना चाहिए, ऐसे 20% के CAGR वाले बेस्ट मिड कैप स्टॉक के बाइंग लेवल्स बताइए। तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं। एस्ट्रल काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एबॉट काफ़ी अच्छा स्टॉक है, पॉलीकैब काफ़ी अच्छा स्टॉक है, उसके बाद रिलैक्सो भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर CAGR 20 की जगह पे 15 भी मिल सकता है और शायद 25 भी मिल सकता है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन क्वालिटी बिजनेस को यहाँ पर खरीदने का हमारा फोकस होना चाहिए। ये कुछ अच्छे शेयर्स में जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। केमिकल्स में दीपक नाइट्राइट भी काफ़ी अच्छा शेयर है। बाइंग लेवल के बारे में देखिए, बाइंग लेवल्स हम आपको रेगुलरली वीडियो के द्वारा शेयर करते हैं। जो अच्छे ऐसे शेयर्स रहते हैं, हम रोज़ 2 वीडियो हम बनाते हैं जहाँ पर हम अच्छे शेयर्स में क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलीकैब में रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। नीड योर व्यू ऑन FD वर्सेस हाई प्राइस्ड ब्लू चिप जैसे कि MRF हो गया, नेस्ले, पेज इंडस्ट्री। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये जो ब्लू चिप्स हैं वो हमें बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे FD के कंपैरिजन में, और वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, और डिविडेंड यहाँ पर एक एडवांटेज होता है। तो क्या यहाँ पर मेरा व्यू है, तो देखिए ब्लू चिप्स में मेरे हिसाब से MRF, पेज इंडस्ट्री, इनको ब्लू चिप नहीं बोलना चाहिए। ब्लू चिप मतलब, और आपको लो वॉलेटिलिटी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि इनको आप ब्लू चिप मत कीजिए, क्योंकि ये अभी कंपेरेटिवली छोटी कंपनीज हैं। जब आप लेस वॉलेटिलिटी बोलती हैं तो प्रेफर कीजिए कि आपको 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो मार्केट कैप है उसी को ब्लू चिप बोलना चाहिए। नेस्ले ब्लू चिप है, HUL है, TCS है, ये सब एकदम लार्ज कैप हो जाती है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऐसी कंपनीज में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी और आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या FD की जगह पे ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, तो इसमें मैं यहां पर नहीं मानता। भाई FD की जगह पे FD में निवेश करना जरूरी है, वो निवेश नहीं है, वो हमारी एक सिक्योरिटी हो जाता है। ये वो हमारा इमरजेंसी फंड जो होता है कि 1-2 साल के लिए सपोज ऐसा कुछ हो जाता है, हमारी इनकम बंद हो जाती है, तो उसके लिए FD हम बनाते हैं। तो वो FD तो ज़रूरी है, FD तो हमें रखनी ही चाहिए। और यहाँ पर हमारे जो गोल्स रहते हैं हमें टाइमली बेसिस पे देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर सपोज मेरा 2 साल का जो गोल है तो क्या हम स्टॉक्स में डालेंगे, तब स्टॉक्स में नहीं डालना होता। 2 साल के लिए डालना है तो डेट में डालना है, तो FD एक चॉइस हो जाती है। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या FD में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप कितनी भी एज हो, बहुत ज़्यादा एज होती है, सपोज रिटायरमेंट हो गया, 60 की भी एज है, लेकिन आपका कोई गोल है जो कि 20 साल का ही गोल है, 20 साल के बाद 80 के होंगे, तभी आपको कुछ चाहिए, कुछ लेना है, या फिर कोई भी आपका प्लान होगा, तो तभी आपको स्टॉक्स में ही डालना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब स्टॉक्स में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए, रिस्कियर एसेट्स में जाना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके साथ रहेगा तो वॉलेटिलिटी पच जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और अगर आपके साथ टाइम नहीं है तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक लीजिए, आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर FD बाई FD की जगह पे FD को यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेफ्टी भी अपनी जगह पर ज़रूरी होती है। बाटा पर, सुदर्शन केमिकल और KEC इंटरनेशनल पर मेरा क्या व्यू है? बाटा फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये वीकली चार्ट है और मेरे हिसाब से कंडीशंस अच्छी हो रही है। ये देखिए रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूस गिरा, यहाँ से कंटिन्यूस गिरा, लेकिन यहाँ पर गिरा, रिकवरी आ गई सेम वीक पे और अभी थोड़ा बहुत वीक हो रहा है। ये रेजिस्टेंस के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 2000 के ऊपर जाता है तो आप खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सुदर्शन केमिकल के बारे में बात करें, ये भी वीकली चार्ट है और यहाँ पर फिलहाल स्टॉक हमें 500 से 620-630 की रेंज में दिखाई पड़ता है। 630 के आसपास रेजिस्टेंस है, 500 के आसपास सपोर्ट है। खरीदारी करना चाहते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी ये लेवल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम करेक्शन भले ही हो सकता है, लेकिन आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मेन क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। KEC इंटरनेशनल में क्या करना चाहिए, तो फिलहाल KEC में आप देख सकते हैं कि 370 से करके 430 का रेंज हमें दिखाई पड़ता है। तो इस रेंज में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले भी ये रेंज हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा वीक तो हो चुका है वीकली चार्ट पे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ये लोअर लो का बनता हुआ नजर आता है। तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करना चाहें, थोड़ी क्वांटिटी के साथ अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना ऑफकोर्स जरूरी हो जाएगा। इसके नीचे जाता है तो हमें यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।